नमस्कार, मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर। एक ऐसा मंच जो आपको आपके भविष्य की तैयारी के लिए तैयार कर रहा है। और इसी संदर्भ में मैं रेणु जैन अपनी कक्षा हिंदी के साथ आपके सामने तैयार हूँ। हमने अपनी पिछली वीडियो में अलंकार, रस, वाक्य और पद परिचय किया। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद भी आए होंगे वीडियोस और समझ भी आए होंगे, और ढेर सारे कमेंट करके आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे भी होंगे और मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए भी होंगे। हाँ, कुछ व्यस्तता के कारण मैं देख नहीं पाई हूँ और मैं अवश्य देखकर आपको बताऊंगी। चलिए, मैं रेणु जैन आज आपको पढ़ाऊंगी नया पाठ जो है कि विराम चिन्ह। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा किस्सा। जब हमें विराम चिन्ह सिखाना शुरू किया था हमारे अध्यापक नहीं थे, अध्यापिका थी, फीमेल टीचर थी। तो जो उन्होंने मुझे पूर्ण विराम के बारे में, मुझे क्या पूरी कक्षा को पूर्ण विराम, अर्थ विराम, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, अल्प विराम, इनके बारे में बताया। तो मेरे दिमाग में बैठ गया लाइन ख़त्म होते ही पूर्ण विराम लगा दो और ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं था। निबंध में जब हम लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कोई भी लेख लिखते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो हर लाइन के एंड में पूर्ण विराम नहीं आता, याद रखिएगा। 1 से 2 लाइन के बाद कहीं ना कहीं अर्ध विराम, अल्प विराम, विस्मयादिबोधक, प्रश्न सूचक, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, उद्धरण चिन्ह, इन सब का प्रयोग हम करते हैं। इंग्लिश का कहीं ना कहीं शब्दों का इसलिए प्रयोग कर रही हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जिन्हें हिंदी से थोड़ा परेशानी है, वो अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, फुल स्टॉप पूर्ण विराम का मतलब है ना, लाइन के ख़त्म होने पर हम लगाते हैं। तो मैं रेणु जैन आज आपको पढ़ाऊंगी विराम चिन्ह। चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन इससे पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था, रस के कितने प्रकार हैं, नाम बताएं। आशा करती हूँ आप सभी ने उत्तर दिए होंगे। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको बोला था कि अलंकार और रस की एक प्रैक्टिस वीडियो, आंकलन वीडियो हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। मैं आपको दोबारा उदाहरणों के द्वारा सारे के सारे रस और अलंकार एक बार फिर से समझा दूंगी धीरे धीरे, आप चिंता ना करें। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं किसके साथ, विराम चिन्ह के साथ। और कौन पढ़ा रहा है, मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपको बताती हूँ। इससे पहले हमने रस के बारे में पढ़ा। रस मैंने कहा था साहित्य की आत्मा है। रस के 9 प्रकार हैं, है ना। अलग अलग रस का अलग अलग भाव है, अलग अलग अर्थ है, अलग अलग रूप में प्रयोग होते हैं। और जहाँ भाव नहीं वहाँ कुछ नहीं। बिना भावों के क्या है व्यक्ति, पत्थर के समान है, चलता फिरता पत्थर के समान है। इसी तरह साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है। और समाज का दर्पण क्या दिखाता है, आपको अच्छाई बुराई सबका विवरण देता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह। देखिए, मैंने यहाँ कुछ चिन्ह बना रखे हैं, आपको बताने हैं कि कौन कौन से चिन्ह हैं। ठीक है, मैं इनके नाम आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आज का हमारा पाठ है विराम चिन्ह। कौन सा, विराम चिन्ह। इसमें हम सबसे पहले विराम का अर्थ जान लेते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है, ठहरना, रुकना, विश्राम करना। विश्राम जो शब्द है पूर्णतः हिंदी है, इसका हम एक और समानांतर अर्थ ले सकते हैं आराम के रूप में। ठीक है, आराम से। अच्छा ये बताइए मुझे, आराम हराम है किसने कहा है, आराम हराम है, यह पंक्ति, यह वाक्य किसने कहा है। ठीक है, इसी के साथ एक और पूछ लेती हूँ, उठो जागो बढ़े चलो, यह वाक्य भी किसने कहा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह महान प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, दोनों की महानता अपने अपने स्तर पर है। आप मुझे इनके उत्तर दीजिए। ठीक है, विराम का अर्थ है ठहरना, विश्राम करना या रुकना। देखिए, हम कोई कहानी लिखते हैं, लेख लिखते हैं, किसी के यहाँ भाषण दे रहे हैं या किसी को अपना भाषण लिख कर देते हैं, तो भाषा को हम, अपने भावों और विचारों को हम स्पष्ट तो करते हैं ना, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। भाव तो स्पष्ट होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है वाक्य लिख के छोड़ दिया और बात खत्म। वाक्य, एक ही वाक्य को हम 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों के अंदर विराम चिन्ह का प्रयोग होने से जो भाव और विचार हैं वो अलग हो जाते हैं। इससे पहले आप विराम चिन्ह के बारे में जानिए।
अर्थ मैंने बता दिया विराम का शाब्दिक। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना, ठहरना, विश्राम करना, आराम करना। इसी प्रकार जब हम भाषण दे रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं या कुछ लिख रहे होते हैं, कोई कविता कहानी को लिख रहे होते हैं, उस पर प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उनमें कुछ अलग अलग तरीकों के विराम चिन्ह का प्रयोग हम अवश्य करते हैं। तो उन्हीं विराम चिन्हों के द्वारा हमारे भाव और विचार क्या है, स्पष्ट होते हैं। मतलब सामने वाला समझ पाता है कि हमने जो बात कही है वो किस लहजे में और किस तरीके से और किस लिए कही है। ठीक है। अब देखिए, भाषा में भाव या अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह। या फिर भावों और विचारों को स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। मैंने 3 प्रश्न पूछे हैं वीडियो में, इन चिन्हों के नाम बताने हैं। और आराम हराम है किसने कहा है, उठो जागो बढ़े चलो, ये जो वाक्य हैं किन्होंने कहे हैं, जो विश्व प्रसिद्ध भी हैं, एक महान संत भी हैं और वैज्ञानिक स्वरूप में भी जाने जाते हैं। और हम पढ़ रहे हैं विराम चिन्ह। तो अपनी भाषा को स्पष्ट अर्थपूर्ण दिखाने के लिए हम किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, विराम चिन्हों का। ये बहुत सारे हैं, एक आध तो है नहीं, बहुत सारे हैं, जिनमें से हम चुनिंदा, जिनका प्रयोग सर्वथा और सर्वोत्तम रूप में हिंदी भाषा में होता है, पढ़ेंगे और जानेंगे। तो देखिए, विराम चिन्ह क्या है। जब हम अपनी भाषा में किसी को कुछ बोल रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कहीं अधिक देर के लिए रुकते हैं, कहीं हमारे वाक्य को हम पूर्ण कर देते हैं और अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इससे हमारे द्वारा कही गई या लिखी गई बात क्या है, अपना अर्थ स्पष्ट करती है और हमारी भाषा बोधगम्य अर्थात अर्थपूर्ण, जिसका कोई ना कोई अर्थ सही रूप में निकले, हमें पता लगता है। आइए, मैंने कहा था ना, एक ही वाक्य को हम 2 तरीके से प्रयोग करते हैं, लेकिन विराम चिन्ह के कारण उनके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हो जाते हैं। देखिए उदाहरण, पहला देखिए, रोको मत जाने दो। अब मैंने यहाँ अल्प विराम लगाया है, किसके बाद, रोको मत जाने दो। और दूसरा देखो, रोको मत जाने दो। दोनों के अर्थ अलग अलग है ना। यहाँ वो क्या कह रहा है, अल्प विराम आया है, रोको मत, जस्ट सेकंड के लिए रुकते हैं हम, जाने दो। और यहाँ थोड़ा जोर देते हैं, रोको मत जाने दो। दोनों में कितना डिफरेंस है क्या। यहाँ तो कह रहा है जाना है तो जाने दो, रोको मत उसको। और यहाँ वो क्या कह रहा है, उसे रोको मत जाने दो, जाने मत दो, उसको रोक लो। तो दोनों ही वाक्य दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन विराम चिन्ह के प्रयोग से, विराम चिन्ह के भाग अल्प विराम के प्रयोग से दोनों के अर्थ क्या हैं, अपने आप में अलग हो गए हैं और विस्तृत रूप से हमें अलग अलग अर्थ बता रहे हैं, अलग अलग भाव दिखा रहे हैं। पहले में है रोको मत जाने दो, कि इसको रोकने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जाता है तो जाए। और यहाँ रोको मत जाने दो, लेकिन दूसरे में वो कह रहा है हमें इसकी आवश्यकता है, उसे रोको अभी मत जाने दो। तो देखिए, एक छोटे से अल्प विराम को अलग अलग जगह प्रयोग करके हमने अपने दोनों वाक्यों के भाव और अर्थ किस तरह अलग कर लिए, किस तरह अलग अलग रूप में अपनी बात सामने वाले को समझा दी, है ना। तो यही क्या है, विराम चिन्ह हैं, जो रुक कर ठहराव देते हैं, हमारी भाषा को अर्थ में स्पष्ट और बोधगम्य बनाते हैं, जो हमारी भाषा में स्पष्टता और अर्थपूर्ण लाने का कार्य तो करते ही हैं और सुंदरता तो अवश्य बढ़ाते हैं। तो जहाँ रस और अलंकारों का प्रयोग आवश्यक है, जहाँ संधि समास शब्द का आवश्यक है, यानी कि ये सारे चैप्टर क्या हैं, पाठ के हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए गाड़ी है, ड्राइवर क्या करता है, खाली व्हील से तो गाड़ी को कंट्रोल नहीं करता ना, व्हील से वो सीधी टेढ़ी सब दिखते हैं, लेकिन बिना ब्रेक के तो गाड़ी स्पीड पे भी जा सकती है, कम स्पीड पे भी हो सकती है, ब्रेक लगाना आवश्यक है। ई ब्रेक ही क्या होता है, विराम चिन्ह की तरह होता है, कहाँ थोड़ा लगाना है, कहाँ ज़्यादा लगाना है, कहाँ ब्रेक नहीं लगाना है, कहाँ पूरा का पूरा ब्रेक दबा देना है। इसी तरह ही क्या है, विराम चिन्ह है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ किसकी बात उद्धरण चिन्ह में आएगी, कहाँ प्रश्न पूछा गया है, कहाँ विस्मयादिबोधक आना है, आदि के द्वारा जिन चीज़ों को हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं और अपने भावों को स्पष्ट रूप से सामने वाले को बता सकते हैं कि देखो
मैंने ऐसा नहीं किया। देखो, मैंने ऐसा नहीं किया। कितना अलग अलग भाव है ना। किसका कारण? एक छोटे से विराम चिन्ह को एक छोटी सी जगह से दूसरी जगह लगाने पर। अब विराम चिन्ह के भागों पर हम आते हैं। अब मैं ऐसे नहीं कहूँगी 12 भाग हैं, 13 भाग हैं, 13 प्रकार हैं, 14 प्रकार हैं, अनगिनत हैं। हम महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इसका शाब्दिक अर्थ है पूरा रुक जाना। जब हम कोई वाक्य को पूरा कर देते हैं और उस वाक्य को वहीं तक पूरा होना होता है, आगे उसका कोई सार या जोड़ हमें बाद में दिखता है, तो वहां क्या आएगा? पूर्ण विराम पाएगा। जैसे मुझसे किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। उदाहरण देखिए, मुझसे किसी ने पूछा, या आपसे भी कोई पूछ ले, आपका नाम क्या है। अब प्रश्न पूछा है तो कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नवाचक। मैंने कहा उत्तर में मेरा नाम हस्ती है, ये आया पूर्ण विराम। अब मैंने जितना उन्होंने पूछा, मैंने एक ही वाक्य में उस बात को पूर्ण कर दिया, वो क्या है? पूर्ण विराम लग जाएगा। यानी वो एक ही वाक्य जो अपने आप में संपूर्ण हो, भावपूर्ण होने के साथ साथ अपनी बात को पूरा करते, वहां क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। वाक्य के अंत में लगकर वाक्य को पूर्णता और अर्थपूर्ण रूप से प्रकट करता है, वहां पूर्ण विराम आता है। मैंने एक और उदाहरण लिखा है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। शायद उससे उतना ही पूछा गया था, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा पूछा होता तो क्या लिखती? मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, पूर्ण विराम। और क्या लिख सकती थी वो? मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, पूर्ण विराम। मैं अपने स्कूल के मार्ग से होती हुई घर की ओर जाती हुई नदी के किनारे रुककर मूंगफली वाले से मूंगफली लेकर खाती हूँ। अब इसमें कितने सारे विराम चिन्ह आ सकते हैं, वो आप सोचिए और बताइए। अब देखिए, अगला कौन सा है? अल्प विराम, जहां पूर्ण विराम की तुलना में हमें थोड़ा रुकना हो। पूर्ण विराम क्या होता है? मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, बात खत्म। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, साथ ही साथ मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, कोमा, साथ में कंप्यूटर कक्षाएं भी जाती हूँ। थोड़े से लेकर रुकिए ना। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, कोमा, कोमा कौन सा? अल्प विराम, साथ ही साथ कंप्यूटर कक्षा भी जाती हूँ। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? मुझे अवश्य बताएं, ठीक है। जहां पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा पहले हमें रुकना हो, वहां क्या आएगा? अल्प विराम। अल्प विराम जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोमा, ठीक है। फुल स्टॉप हम इंग्लिश में ऐसे लगाते हैं, हिंदी में ऐसे लगता है, ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, आप ठीक कहते हैं, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बात पर जोर आया ना। उसने पूछा बड़े होकर आप डॉक्टर बनना चाहते हो? उसने कहा हाँ। उसने अपनी बात पर जोर दिया और एक सेकंड के लिए रुकी। आप ठीक कहते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ठीक है। तो पूर्ण विराम और अल्प विराम ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अर्थ और बोध के अनुसार आप इन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। इनको करते हुए आपको समझ में आएगा कि कहाँ अल्प विराम आएगा, कहाँ पूर्ण विराम आएगा, कहाँ अर्ध विराम आएगा, कहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा, कहाँ विस्मयादिबोधक आएगा, कहाँ उद्धरण आएगा, कहाँ रेखांकित आएगा, आदि आदि। अब देखिए, अर्ध विराम अर्थ है आधा रुकना। सॉरी, माफी चाहती हूँ। अर्थ है आधा रुकना। अर्थ विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? आधा रुकना। आधा रुकना। अब देखिए, हम किसी भी विषय पर बोलते हैं, अध्यापक ने हमें एक विषय, एक टॉपिक दिया बोलने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या, रुक गए, एक अभिशाप। दहेज प्रथा, वो रुक गए, एक अभिशाप। इस प्रकार के हम विषय पर लिखते हैं तो हमें जो टॉपिक दिए जाते हैं, विषय दिया जाता है, तो वो अपने आप में कम शब्दों में होता है और अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, कन्या भ्रूण हत्या, वो आधा रुक गया, फिर क्या बोला? एक ही शब्द में, एक अभिशाप। मैंने कहा दहेज प्रथा, मेरी बात पर जोर आया, मैं थोड़ी देर के लिए रुकी, अर्ध विराम लगाया, एक अभिशाप। धूम्रपान एक बुराई,
रुक गई, विराम आया, इससे बचें। धूम्रपान एक बुराई, अर्धविराम का चिन्ह आया, इससे बचें। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आने पर बिल्कुल घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। मैं आपको अन्य उदाहरणों के द्वारा ये स्पष्ट कर दूंगी कि आपको कोई दिक्कत ना आए इन्हें पढ़ने, लिखने और समझने में, पहचानने में भी। तब तक के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बिल्कुल मत भूलिए, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। जब भी आपकी सुविधा हो, आप वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ तो आप मुझे बताइए, हम एक लाइव क्लास भी जरूर अरेंज करेंगे। इसके बाद आता है, अंत तो नहीं है, क्योंकि भाषा एक ऐसा विषय है जिसका अंत नहीं है। ना जाने कितने करोड़ों वर्षों से भाषा का विकास होता जा रहा है, होता जा रहा है। भाषा अपना रूप बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। पहले के जो मानव थे बोल नहीं पाते थे, तो उन्होंने क्या था, इशारे करके बताते थे। फिर धीरे 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 उन्होंने दीवारों पर चिन्ह बनाने शुरू किए, चिन्ह जो चित्रात्मक शैली के नाम से जिन्हें हम भाषा को जानते हैं। फिर धीरे 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 उन्होंने बोली का विकास किया, बोलने का कोशिश किया और बोलने लग गए। और फिर धीरे 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 बोलने वाली भाषा को लिखित रूप में भी ढाल दिया। और फिर दोनों भाषाएं क्या धीरे धीरे अपना स्वरूप समय के साथ बदलती रही। और जैसे जैसे भाषाएं बदलती रही, उनके व्याकरण भी अधिक स्पष्ट होते गए। तो आप मुझे बताइए, संस्कृत जो पहला व्याकरण है किसने लिखा है? ठीक है, सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तमिल, जिसमें लिखा हुआ है संगम लिटरेचर। ठीक है, बहुत मीठा साहित्य है। मुझे तमिल भाषा आती नहीं है। मैंने संगम लिटरेचर के 1-2 पोइम्स हैं जिनका हिंदी अनुवाद पढ़ा है, आप भी पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही साथ हिंदी के बारे में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, हिंदी बहुत पुरानी भाषा है जो अपने स्वरूप में बदलाव करते आए हैं, क्योंकि युग के साथ साथ भाषा में भी क्या है, वही बहुत परिवर्तन होते हैं कई प्रकार के। जैसे मैंने बताया, आजकल हम हिंदी कम और इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, है ना। हिंदी के हर राज्य में आप जाएंगे तो अलग अलग रूप में आपको हिंदी देखने को, पढ़ने में शायद सेम हो, लेकिन बोलने में बहुत परिवर्तन मिलेगा। यहीं से ज़्यादा दूर नहीं, आप यूपी चले जाइए, बहुत अंतर मिलेगा भाषा को बोलने के लिए। ठीक है ना। पूर्वांचल के क्षेत्रों में तो बहुत डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से हिंदी भाषा प्रयोग की जाती है। बहुत कम लोग हैं जो वहाँ हिंदी का सही स्वरूप जानते हैं। चलिए, अब आज के लिए अंतिम तो नहीं है, हाँ इस वीडियो के लिए आज अंतिम है। फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि जितना स्लो और आराम से हम पढ़ेंगे, वो है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलो मंजिल को पा लेंगे, कभी कभी धीरे धीरे चलना चाहिए। तो मैं भी हिंदी को आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप अच्छे से सीखें। इसके लिए आवश्यक है हम आराम से पढ़ें। प्रश्न सूचक चिन्ह, देखो मैंने यहाँ उदाहरण भी लिखा है, आपका नाम क्या है। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं और हमारी बात वहाँ खत्म हो जाती है और उस वाक्य के अंत में हम क्या लगा देते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह, अर्थात प्रश्न सूचक विराम चिन्ह। तो आज की वीडियो में हमने 4 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक विराम चिन्ह। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 4 या 5 भागों को और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। अरे जुड़े तो रहिए, लेकिन मैं तो भूल गई ना, आपको तो रस के बारे में बताना था। रस मैंने कहा साहित्य की, काव्य की आत्मा है। रस के 9 प्रकार हैं। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार के 2 भेद है, संयोग, वियोग। इसके अलावा श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र, वात्सल्य, भक्ति, शांत, है ना, विभत्स, ये सारे क्या हैं, रस के प्रकार हैं। मैंने सारे रस के नाम भी आपको बता दिए हैं। इसके साथ साथ आप रस का अभ्यास करें। नेट पर जाकर आप बहुत सारे उदाहरणों को देख सकते हैं। हाँ, डिजिटल हमें होना ही पड़ेगा, आगे जाकर हमें बहुत सारी चीज़ों से जूझना है, जिसमें अपने आप को डिजिटलाइजेशन कर लेना बहुत ज़रूरी भी है। मतलब इतना भी नहीं कि हम खो ही रहें, इतना कि हम अपने विचारों भावों को व्यक्त भी कर पाएँ और उससे दूरी भी बराबर रखें और उसके साथ मित्रता भी बराबर रखें। तो आज का मेरा संदेश यही है, आधुनिक बने लेकिन अपने भावों, विचारों और
अपने धर्म से दूर नहीं जाएं, अपने आप से दूर नहीं जाएं, उसमें खोकर खुद को ना खो दें। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस की जानकारी पाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी तरह का प्रश्न आपके मन में है तो मुझसे पूछिए। मेरी प्रतियोगिता हिंदी व्यक्तित्व के लिए जो प्रश्न मैं पूछती हूँ उनके जवाब देते रहिए। मैंने पूछा है आराम आराम में किसने कहा है, उठो चलो आगे बढ़ो किसने कहा है। इन चिन्हों के बारे में आपको बताना है। विश्राम का मैंने अर्थ आपको बताया है। इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद।